बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। इन दिनों हम अपने लेसन्स में राष्ट्रपति की शक्तियों का एवं उनके कार्य समझ रहे हैं। हमने अपने पिछले लेसन में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां जिनका संबंध देश के महत्वपूर्ण नियुक्तियों जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं सर्वोच्च पदों पर जैसे अटॉर्नी जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, विभिन्न आयोगों में नियुक्तियां, राजनयिकों की नियुक्तियां, इस तरह की शक्तियों के बारे में वर्णन किया। कार्यपालिका शक्तियां बहुत विस्तृत हैं राष्ट्रपति की। यह समझने के पश्चात अब हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की तरफ ध्यान देते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में और राष्ट्र के अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति को भारतीय व्यवस्थापन प्रणाली में अनेक व्यवस्थापन संबंधी कार्य करने होते हैं। जो हमारी संसद है उसमें जो विधायी कार्य होते हैं एवं संसद से संबंधित जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों में आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 58 के अंतर्गत वह संसद के सत्रों को आहूत करते हैं एवं स्थगित कर सकते हैं। वो लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी रखते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं जिस तरह पहले आपको समझा रहा था कि हमें राष्ट्रपति की शक्तियों को आर्टिकल 74 संविधान के अनुच्छेद 74 से जोड़कर देखना होगा, समझना होगा कि राष्ट्रपति जो भी ये कार्य करते हैं वे एक निर्वाचित और बहुमत वाली सरकार में जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनी है उस मंत्रिमंडल की सलाह के अनुरूप यह कार्य करते हैं। तो जब हम यह बोलते हैं, जब हम यह कहते हैं कि अनुच्छेद 58 के अंतर्गत वह संसद को आमंत्रित एवं स्थगित करने का या लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखते हैं, तो यह सब वो जो बहुमत वाला प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद है उनके सुझाव, उनकी सलाह पर करते हैं। समझने वाली बात यह है कि संविधान में यह लिखा हुआ है कि हमारे सदनों में जैसे लोकसभा में 2 जो सत्र होंगे उनके बीच का समय 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। यानी अगर कोई प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, उन्होंने अभी कोई सत्र समाप्त हुआ है, एक सत्र, और अगला सत्र वो बुलाने के लिए 6 महीने बीत जाएं और वो अगला सत्र ना बुला रहे हों तो राष्ट्रपति स्वयं उस सत्र को आहूत कर सकते हैं। अगर 6 महीने नहीं बीत रहे हैं तो जनरली जो सामान्य कंडीशंस हैं, जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, उनके अंदर कोई भी सत्र आहूत करना या उसको स्थगित करना यह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। तो मंत्रिपरिषद ही उन्हें सलाह देती है कब सदन का सत्र बुलाना है और कब सदन का सत्र स्थगित करना है। एक विशेष परिस्थिति तब उत्पन्न होती है
जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद या जो कार्यपालिका है उस समय जो मंत्रिमंडल है वह सदन में यानी लोकसभा में अपना बहुमत खो बैठे। अगर राष्ट्रपति यह समझते हैं कि किसी समय सरकार ने यानी मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है, तब ऐसी स्थिति में वह उनकी यानी राष्ट्रपति ऐसे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने से बाध्य नहीं है। वे वही सलाह और तब तक मानेंगे जब तक कि मंत्रिपरिषद बहुमत में है, लोकसभा में बहुमत में है। इसके पश्चात वे सभी कार्य अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जब हम ये बात कहते हैं कि वे सदन को आमंत्रित करते हैं और स्थगित करते हैं और इवन लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल परिस्थितियां तो वो होंगी जिसके अंदर की मंत्रिपरिषद के पास बहुमत है। और उन परिस्थितियों के अंदर जब बहुमत वाली मंत्रिपरिषद उनको सलाह देती है कि सत्र अब बुलाइए, तो वो बुला देंगे। वो सलाह देगी कि ये सत्र तब तक चलना चाहिए और तब तक ही इसको सदन में कार्य करना है, तब तो उसको फिर उसके बाद वो स्थगन का आदेश जारी करा देंगे। वो लोकसभा भंग करने के लिए मान लीजिए बहुमत वाली मंत्रिपरिषद है और वह यह चाहती है कि उसी समय नए लोकसभा के चुनाव होने हैं, वो उचित समझती है। ऐसा कई परिस्थितियों में हो सकता है। मैं आपको जब लोकसभा में बहुमत वाली सरकार या जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं ऐसी परिस्थितियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तब मैं आपको समझाऊंगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मंत्रिपरिषद के पास लोकसभा में बहुमत है और वह चाहे, अब क्योंकि वो बहुमत में है तो राष्ट्रपति को उनकी हर सिफारिश को, हर सलाह को मानना जरूरी है। आर्टिकल 74 आपको याद होगा, अनुच्छेद 74 मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसकी सलाह राष्ट्रपति को माननी होगी। तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुरूप कार्य करेंगे, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति हो जाए जब लोकसभा के अंदर बहुमत ना रहा हो सरकार का और फिर भी वो सरकार चल रही है, तो राष्ट्रपति ऐसी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहती है, तो वह जो प्रसाद पर्यंत है आर्टिकल 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार, वह है लोकसभा में बहुमत। अगर लोकसभा में बहुमत ना रहा तो मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति कह सकते हैं आप इस्तीफा दीजिए, आप सरकार से हट जाइए। अगर वो नहीं हटते तो वो भंग कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति देखते हैं कि किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, नए चुनाव कराने जरूरी हैं, तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करके लोकसभा को भंग करके नए निर्वाचन भी घोषित कर सकते हैं। लेकिन ये तब उस परिस्थिति में होगा जब लोकसभा में उस मंत्रिपरिषद का बहुमत ना रहे और कोई भी और दूसरी सरकार का गठन होना संभव ना हो। इन चर्चाओं को मैं दोबारा भी करूंगा जब हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को समझेंगे। अब यदि किसी साधारण विधेयक को, अब हम दूसरी शक्तियों के ऊपर बात करते हैं कि जो भी विधेयक होते हैं वो संसद में आके सदनों में उसका चर्चा होती है। अब एक सदन में कोई विधेयक पेश होता है, फिर वो दूसरे सदन में जाता है। अब मान लीजिए किसी विधेयक, किसी कानून बनाने की प्रक्रिया के समय जो प्रस्ताव है उसे विधेयक कहते हैं, तो जो विधेयक है वह संसद के दोनों सदनों में अगर मतभेद हो जाए, एक सदन उसे पारित किसी रूप में करना चाहता है, दूसरे सदन उसको किसी और रूप में पारित करना चाहता है, उसमें संशोधन कराना चाहता है, और उन दोनों में मतभेद है और वो पारित नहीं हो रहा, तो राष्ट्रपति ऐसे मतभेद को दूर करने के लिए
दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित कर सकते हैं। यानी कभी कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, इस तरह से मामला उलझ जाए कि संसद के दोनों सदन अड़ जाएं और विधेयक पारित नहीं हो पा रहा है, बहुमत नहीं मिल पा रहा है विधेयक को, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुला करके और वह संयुक्त रूप से उस पर चर्चा करा के उस विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यह भी कार्य राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा होता है और यह कार्य वह स्वविवेक से नहीं करते, वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर के करते हैं, उनकी सलाह से ही करते हैं। इससे अलावा हम यह देखते हैं कि जो भी अधिवेशन संसद के अंदर बुलाया जाता है, उसके आरंभ में सदनों को संयुक्त अधिवेशन, जैसे बजट का जब अधिवेशन आता है तो एक संयुक्त अधिवेशन होता है, तो उस संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। तो जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वह राज्यसभा और लोकसभा की कॉमन एक बैठक बुला के किया जाता है और वह एक सरकार का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति स्वयं उसे नहीं लिखते। यह बात समझने की होगी कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसे राष्ट्रपति दे रहे हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, और उस अधिवेशन में जो राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ रहे हैं, जो स्पीच वो डिलीवर कर रहे हैं, वो स्पीच उनके द्वारा नहीं लिखी हुई होती है, वह सरकार का वक्तव्य होता है जो राष्ट्रपति दोनों सदनों को प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें चर्चाएं कई बार आती हैं कि क्या राष्ट्रपति स्वयं अपनी मर्जी से कुछ बोल सकते हैं। सामान्यतः राष्ट्रपतियों ने ऐसा कभी नहीं किया। राष्ट्रपति केवल वही बात बोलते हैं, वह प्रस्तुत करते हैं जो सरकार की मंशा होती है, जो सरकार के इरादे हैं। तो मंत्रिमंडल ने वह स्पीच लिखी होती है, उसमें सरकार के इरादों की चर्चा होती है, सरकार जो कहना चाहती है सदन को वह सुनाया जाता है, राष्ट्रपति उसको अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। इसमें एक बात यह उठती है कि मान लीजिए कभी सरकार और राष्ट्रपति के बीच में विवाद चल रहा हो, राजनीतिक विवाद चल रहा हो, और उसमें मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति की कोई आलोचना लिख दी हो, तो क्या राष्ट्रपति ऐसी आलोचना को खुद स्वयं पढ़ेंगे अपने अभिभाषण के अंदर? तो इसमें संविधान के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स हम मानते हैं, विद्वान हैं, उनका ये कहना है, उनका ये ओपिनियन है कि राष्ट्रपति अपने खिलाफ लिखी हुई कोई बात को इग्नोर कर सकते हैं पढ़ने से, वहाँ पे उसे नहीं पढ़ सकते। ऐसा हम मानते हैं कि नहीं पढ़ेंगे और उसके अलावा सारी चीज़ें वो वहाँ पे बोल देंगे, उस अभिभाषण को प्रस्तुत कर देंगे। तो यह राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ये बहुत महत्वपूर्ण अभिभाषण होता है, क्योंकि ये सरकार का इरादे स्पष्ट करता है जनता के सामने, संसद के सदन में, संसद के दोनों सदनों के समक्ष एवं पूरे देश के समक्ष। तो यह अभिभाषण एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राष्ट्रपति का, उनकी विधायी शक्तियों के संदर्भ में। इसी तरह वह राज्यसभा एवं लोकसभा के जो स्थानापन्न अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए नई लोकसभा गठित हुई या नई राज्यसभा गठित हुई, तो उसके समय जो प्रो टेम जो स्पीकर्स होते हैं, जो प्रो टेम जो उसके चेयरमैन होते हैं, उनको वो नियुक्त करते हैं। फिर बाद में वो कार्रवाइयाँ अपने अपने, लोकसभा अपना स्पीकर इलेक्ट कर लेती है और राज्यसभा अपना डिप्टी जो चेयरमैन है उनको इलेक्ट कर लेती है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में और लोकसभा में, दोनों में कुछ सदस्यों को
नामित करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। वह ये है कि राष्ट्रपति चाहें तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकते हैं। आंग्ल भारतीय वो होते हैं जो ब्रिटिश और इंडियन डिसेंडेंट्स हों, जो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रह गए थे और उनकी फैमिली इंडियंस के साथ मिलकर के बनी हो और उनके जो डिसेंडेंट्स हों उनके प्रतिनिधि। तो मान लीजिए कोई आंग्ल भारतीय अगर लोकसभा में जनप्रतिनिधि बन के नहीं आए हैं और उनकी कमी महसूस की जा रही हो तो सरकार यानी मंत्रिमंडल सिफारिश कर सकता है और 2 व्यक्तियों को नामित कर सकता है, मनोनीत कर सकता है लोकसभा के अंदर। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, राज्यसभा में नियुक्तियां होती हैं जिसमें यह व्यवस्था है कि वे राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 जनों को नामित कर सकते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स हों, जिन्होंने ख्याति प्राप्त करी हो, जैसे कोई राइटर हो, कोई लिटरेचर के व्यक्ति हो, कोई कवि हो, कोई कहानीकार हो, कोई समाज सेवी हो या कोई विद्वान साइंटिस्ट हो, कोई स्पोर्ट्स के व्यक्ति हो, कोई सिनेमा के व्यक्ति हो, कोई ऐसे विद्वान हो जिनके बारे में राष्ट्रपति ऐसा सोचते हो। फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ राष्ट्रपति नहीं सोच रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सोच रही है, यानी सरकार ये सोचती है कि यह लोग अगर राज्यसभा में होंगे तो इनका राज्यसभा में मौजूद होने से जो वहाँ पर डिबेट्स होती हैं उनका स्तर ऊंचा उठेगा और इनके फील्ड्स में जब भी कोई भी चर्चा होंगी तो ये अपनी स्पेशल नॉलेज के कारण सदन को राह दिखा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सदन के अंदर इनकी उपयोगिता महसूस होगी और उनके मौजूदगी से वह जो सदन में डिबेट्स होती हैं उन डिबेट्स के अंदर उनकी क्वालिटी के अंदर इजाफा हो सकता है। तो ऐसे विषयों पे ऐसे सब्जेक्ट्स में वो विशेषज्ञों को नामित कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। ऐसे 12 जनों का प्रावधान है हमारे संविधान में कि 12 जने नामित किए जा सकते हैं। तो ये राज्यसभा के 12 जने और 2 लोकसभा के सदस्य, ये मनोनयन राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस बात पर आऊंगा कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। यानी विधायी शक्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति यह है कि अगर कोई कानून बनना है तो विधेयक को पारित करना है, दोनों सदनों से पारित करना है और फिर दोनों सदनों से पारित करने के बाद कोई भी विधेयक फिर जाता है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात ही कोई भी विधेयक कानून बनता है। तो इसलिए प्रत्येक विधेयक पर उनके हस्ताक्षर होने आवश्यक है। यह प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझने के लिए मैं कुछ चर्चा विस्तार से करना चाहूंगा। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली लेसन के अंदर हम इसको विस्तार से समझेंगे कि विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति की स्वीकृति किसी भी विधेयक को कानून बनाने में किस तरह महत्वपूर्ण है और यह प्रावधान ऐसा क्यों किया गया है। आज हम विधायी शक्तियों में इतना ही पढ़ते हैं। अगली कक्षा के अंदर इसको और विस्तार से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।